हेलो हाय नमस्ते। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अंबिका मॉडर्न तो थी ही, साथ ही पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। उसे कुछ न कुछ नया करने की ललक हमेशा ही लगी रहती थी। शादी के बाद अंबिका ससुराल आती है तो उसकी यह इच्छा बस इच्छा ही बनकर रह जाती है। घर गृहस्थी के चक्कर में वह यह सब भूल सी जाती है। माँ जी, खाने में क्या क्या बनाना है? बहू बेटी, आज तो राजमा चावल खाने का बड़ा मन है, वही बना लो। ठीक है माँ जी, राजमा चावल ही बनाती हूँ। अंबिका के पति आनंद एक मिल्क प्रोडक्ट कंपनी में काम करते थे। ननद पलक पढ़ रही थी और ससुर रोशन घर में ही किराने की दुकान चलाते थे। घर का काम ठीक ठाक चल रहा था। घर में पैसे की कोई कमी न थी। मगर फिर अचानक ही एक दिन रोशन की तबीयत बिगड़ जाती है। ओहो, तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। अब दुकान में खड़ा रह पाना मुश्किल हो रहा है। अरे सरदा, ओ सरदा, जरा इधर तो आ। क्या हुआ जी? ऐसे क्यों आवाजें देने लगे? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता। अरे तो दुकान छोड़कर कुछ देर आराम कर लीजिए। सरला के कहने पर रोशन आराम करने तो जाता है और सोचता है कि कुछ देर आराम करने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वह फिर से दुकान खोल लेगा। मगर ऐसा होता नहीं। वह बीमारी के चलते लंबे समय के लिए बिस्तर पकड़ लेता है और घर में उसकी दुकान से होने वाली इनकम बंद हो जाती है। इस कारण घर चलाने का सारा बोझ आनंद के कंधों पर आन पड़ता है। आज बाबूजी को डॉक्टर को दिखाने ले जाना है, पर पैसे तो बचे ही नहीं है। अंबिका, बाबूजी बीमार क्या पड़े? घर की तो हालत ही खराब हो गई है। जितना कमाता हूँ वो तो लग ही जाता है। ऊपर से लोगों से उधार ले लेकर भी थक चुका हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ आनंद, पर बाबूजी की बीमारी का इलाज भी तो जरूरी है। बेटा, बहू ठीक कह रही है। एक बार तुम्हारे बाबूजी ठीक हो जाएं तो कर्ज तो उतर ही जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोचता हूँ। मैं किसी से कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम कर देता हूँ। कुछ समय और बीत जाता है, मगर रोशन की बीमारी ठीक नहीं हो पाती और ऊपर से एक और आफत आ जाती है। आनंद एक दिन फैक्ट्री से उदास होकर घर लौटता है। क्या हुआ आनंद, आज इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताऊं अंबिका, मेरी तो सारी उम्मीदें टूट गई। फैक्ट्री लॉस में चल रही थी, इसलिए कुछ लोगों को फैक्ट्री से निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ। अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटा। अब तो तेरे बाबूजी का इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से कर्ज वाले घर को घेरना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। भगवान एक दरवाजा बंद करता है ना तो 10 दरवाजे खोलता भी है। बस हमारे भीतर कुछ करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये तो ठीक है अंबिका, पर उसके लिए कोई उपाय तो हो। उपाय भी हो जाएगा। फिलहाल तुम बाबूजी की बंद दुकान को खोल लो, फिर हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे। अंबिका के मानसिक तौर पर सपोर्ट मिलने पर आनंद को कुछ हिम्मत मिलती है और वह बंद दुकान को खोल लेता है। मगर फिर दुकान के लिए सामान खरीदने की नौबत आ जाती है। जितना पैसा उसके हाथ में था, उससे ज्यादा खर्च तो अकेले रोशन की दवाइयों का था। इसी कारण आनंद फिर से दुखी हो उठता है। अंबिका, मैंने तुम्हारे कहने पर दुकान तो खोल ली, पर अब दुकान में बेचने के लिए सामान कहाँ से आए? ऊपर से बाबूजी के इलाज और घर का खर्च, अब तो कोई कर्ज भी ना देगा। जब हम कुछ नया करने पर आ ही गए हैं तो फिर हिम्मत क्यों हारे आनंद? तो क्या करें अंबिका? कर्ज समझो अब मिल नहीं पाएगा, फिर पैसा कहाँ से आएगा? कर्ज हमें चाहिए भी नहीं आनंद। अब तो पैसा मेरे गहने बेच कर आएगा। मैं अपने सब गहने बेच दूंगी और अपने घर की मदद के साथ साथ अपना अधूरा सपना भी पूरा करूंगी। यह सुनकर आनंद और सरला तो जैसे अवाक ही रह जाते हैं। सरला कहती है, बहू, ऐसा कौन सा सपना है तेरा? अंबिका, आखिर ऐसा क्या करना चाहती हो तुम? जरा हमें भी तो बताओ। आनंद,
मैं सालों से घर में केसर की खेती करने का सपना देखती आ रही हूँ। केसर की खेती, और वो भी घर में? बहू, तुम ठीक तो हो ना? केसर की खेती तो ऊंचे पहाड़ों पर होती है, भला यहाँ, और वो भी घर में, कैसे हो सकती है? बेटी, कुछ और करने की सोच लो। नहीं माँ जी, अब तो केसर की खेती ही करनी है। आनंद, तुम तो साथ दोगे ना? मैं तुम्हारे साथ हूं अंबिका, पर सोच लो, बाद में गहने बेचकर पछताना ना पड़े। मन, हिम्मत और दिमाग में पूरी सूझबूझ हो तो कभी पछताना नहीं पड़ता आनंद। अंबिका की यह दृढ़ता और उसका आत्मविश्वास देख आनंद और सरला तो मूक ही रह जाते हैं। अंबिका अपने सब गहने बेचकर उनसे जो पैसा मिलता है, उनसे आनंद की दुकान चलवाती है और फिर घर में केसर उगाने की तैयारी में लग जाती है। दुकान अच्छी चलने से घर की हालत सुधरने लगती है। इस पर आनंद अंबिका से कहता है, अंबिका, अब तो दुकान अच्छी चलने लगी है, बाबूजी का इलाज भी अच्छे से हो रहा है और धीरे धीरे कर्ज भी उतर रहा है। यह तो बड़ी खुशी की बात है आनंद। इसीलिए कह रहा हूं अंबिका कि अब केसर की खेती करने का रिस्क मत लो, कहीं पैसा डूब ना जाए। यह रिस्क नहीं है आनंद, बल्कि एक शानदार खेती बिजनेस है जो हमें करोड़पति बना देगा। बस तुम मेरा साथ देते जाओ। ठीक है अंबिका, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा भाई। उस दिन के बाद अंबिका केसर की खेती करने के लिए कमर कस लेती है। एक बड़े कमरे में लकड़ी के फ्रेम लगवाती है। उसकी दीवारों पर थर्मोकोल की शीट लगाकर उसका तापमान नियंत्रित करती है। फिर उसमें कश्मीर जैसी ठंडक पैदा करने के लिए एसी लगवाती है। कश्मीर से केसर के पौधे उगाने के लिए उनकी गांठें मंगवाती है और फिर कमरे में कश्मीर जैसा वातावरण पैदा कर केसर उगाना शुरू कर देती है। फिर 1 साल बाद, अरे वाह अंबिका, तुमने तो सचमुच केसर की खेती कर दिखाई। मान गए तुम्हारी बुद्धि को। बहू, अब समझ गई कि आदमी सच्चे मन से कुछ करने की ठान ले तो पूरा कर ही लेता है, जैसे तुमने कर दिखाया। भला जो केसर कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर होता है, उसे घर के कमरे में उगा डाला। मान गए बहू, तुझे मान गए। कुछ दिन बाद रोशन भी ठीक हो जाता है और वह भी जब घर में अंबिका बहू का केसर का खेत देखता है तो उसकी समझ और मेहनत की बड़ाई करते नहीं थकता। बहू, आज मैं तेरी जितनी प्रशंसा करूं कम है। तूने वो कर दिखाया बेटी जो औरों को असंभव सा लगता है। असंभव कुछ नहीं होता बाबूजी, बस अपनी समझ और मेहनत से असंभव को संभव बनाना पड़ता है। केसर की खेती तो लाभ का बिजनेस है बाबूजी। मैं तो कहती हूँ कि इसे सबको करना चाहिए। उस दिन के बाद रोशन, सरला और आनंद सभी अंबिका की केसर की खेती में मदद करने लगते हैं और पहले साल 1-2 लाख की कमाई करने वाली अंबिका कुछ ही सालों में केसर से लाखों करोड़ों की कमाई करने लगती है।